इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस एपिसोड बॉलीवुड कैप्सूल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे शशि सालवानी, जो हमेशा विवादों में घिरी रहती हैं, इस बार गहरे संकट में फंस गई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राखी सावंत की। खबरें ये चल रही है कि राखी सावंत जो है पाकिस्तान की बहू बनने जा रही है और डोडी खान की वाइफ बनने जा रही है। इसी पे ज़्यादा क्लैरिटी लेने के लिए हमने सोचा कि राखी सावंत के भाई साहब राकेश सावंत को इनवाइट किया जाए। राकेश सावंत जी एक दिग्गज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने राजेश खन्ना जी के साथ काम किया था वफा में। इन्होंने कई और भी फिल्में की हैं। प्लीज वेलकम विथ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर राकेश सावंत। मैं ठीक सर। क्या चल रहा है लाइफ में सर? सर अभी तो फिलहाल राखी का तमाशा चल रहा है ऑल ओवर हिंदुस्तान में। और तो राखी की शादी है आज? नहीं नहीं, आज तो शादी नहीं है सर। अच्छा। लेकिन धमाका तो है, कुछ ना कुछ तो करेगी वो। चुप अच्छा बैठने वाले में से नहीं, वो रॉकेट मिसाइल पाकिस्तान में डाल के छोड़ेगी वो। जो ठीक है, काम चलिए हिंदुस्तान शुरू नहीं कर करते हैं। सकता, जो काम हिंदुस्तान नहीं हाँ, कर पा रहे, वो राखी कर रही वहां जाके। नहीं राखी कुछ ना कुछ तो राखी वहां करेंगे, वो मुझे भी यकीन है उनपे। दो दंगे शुरू हो गए लोगों में कि मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा शादी। हाँ बट राखी जी इधर भी इंडिया में भी तो बहुत लोग थे ना, तो पाकिस्तान क्यों? तो बात यही है कि मैंने भी यही कहा है, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू मर गए क्या? तुझे वही तो। शादी करनी है, हाँ तुझे शादी करनी है तो तुझे यही करनी पड़ेगी और यही होगी। हाँ, ठीक है सर, शुरू करते हैं अपनी इंटरव्यू। स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पे। और शुरुआत से शुरू करते हैं सर। मौत का रेडियो खेल फिल्म आई थी उड़ान, आपकी। रेडियो उड़ान के सभी दर्शकों को, सुनने वालों को और सुशील जी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। आपकी फिल्म मौत के खेल के बारे में कुछ बताइए। सर मैंने डायरेक्शन ज्वाइन की थी 10th के बाद ही। और अच्छा। मेरी पहली फिल्म थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैंने पार्थो जी को डायरेक्ट किया, असिस्ट किया था, जहां पर मैंने अग्नि साक्षी, गुलाम मुस्तफा, ओके। युग पुरुष, दलाल जैसी बड़ी बड़ी फिल्में मुझे मौका मिला असिस्ट करने का। पार्थो जी मेरे गुरु है। उसके बाद मेरे बड़े गुरु हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्हें के साथ मैंने चाणक्य और पिंजर जैसी फिल्म करने का मौका मिला। उसके बाद मुझे ओके। मौका मिला पदम कुमार जी के साथ चैंपियन और सुपारी फिल्म करने का। मेरे 3 गुरु है, तो तीनों गुरु का एक मिश्रण हूं मैं। मैं हर तरह की फिल्म कर सकता हूं, जैसे पार्थोदा करते हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी करते हैं, जैसे पदम कुमार जी करते हैं। तो मेरी पहली फिल्म थी मौत का खेल। एक एक्साइटमेंट थी मुझे, डायरेक्टर बनने की बहुत इच्छा थी। मैंने हमेशा जब भी इस लाइन में आने की कोशिश की थी, मेरा कभी सपना भी नहीं था कि हम एक गरीब परिवार से हैं और गरीब परिवार से मुझे डायरेक्टर बनने का मौका मिलेगा, फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। एक लक था मेरा कि मेरे मदर फादर ने मुझे अच्छा एडुकेट किया था। तो जिस जगह मैं रह रहा था वहां पे चल रही थी असिस्टेंट के लिए, उन्हें ऐसे लड़का चाहिए जिसको हिंदी भी आए, उसको इंग्लिश भी आए, उसको मराठी भी आए। तो मुझे सारी तीनों अच्छी लैंग्वेज आती, क्योंकि मेरी मम्मी गुजराती है, मेरे पापा मराठी है और मैं कॉन्वेंट स्कूल मराठी। में पढ़ हुआ हूँ। तो मुझे एक अच्छा मौका मिला था कि मुझे मैं तीनों मिश्रण का मैंने सीखने के बाद मैंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, मौत का खेल, जिसमें मैंने मुझे अमेरिका से एक बंदा आया मेरे घर पे सुबह सुबह कि मैंने सुना है कि आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो। मतलब अर्ली मॉर्निंग, जैसे आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर बॉम्बे शुरू होता है करीब 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, मतलब 9 बजे बिल्कुल। मेरे घर पे एक बंदा बेल बजाता है और 25 लाख रुपए का बैग लेकर आता है कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं सुना कि आपका एक कॉन्सेप्ट है, मुझे पता चला और 25 लाख मुझे उसने दिए और मैंने ये फिल्म शुरू की, मौत का खेल, जो मैंने अपनी खुद की बोर्डिंग स्कूल में बनाई। एक इच्छा थी कि मैं अपनी बोर्डिंग में जाकर अपने जो प्रीस्ट है, जो हमारे प्रॉफिट होते हैं, जिनको फादर बोलते हैं हम, जैसे नन्स होती हैं वैसे ही प्रीस्ट होते हैं, उन प्रीस्ट के यहाँ पर जाकर उनकी ही मैंने जहाँ पर पढ़ाई की उसी स्कूल में, उसी बोर्डिंग स्कूल में, उसी वो ऐसी स्क्रिप्ट बनाई थी मैंने कि यंगस्टर्स कॉलेज स्टूडेंट्स की फिल्म थी वो फिल्म थी मौत का खेल सर। ओके। ओके। और उसके बाद आपकी एक और फिल्म आई हेलो कौन है, जिसमें राजेश खन्ना, द लेजेंड राजेश खन्ना साहब थे। उसके बारे में सर कुछ बताइए, कैसे मौका मिला?
राजेश जी के साथ काम करता। जी 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 सर। जब मेरी फिल्म मौत का खेल लगी थी तो एक उसी प्रोड्यूसर ने कहा कि यार ये तो तुमने 25 लाख में तो बहुत बड़ा काम कर दिया। मेरे डीवीडीज और सीरीज बिके हैं ऑल ओवर अमेरिका में। तो मुझे डॉलर के हिसाब से तब डॉलर शायद 30-40 रुपए का था 2001 में। तो उसका अच्छा बिजनेस हुआ था। तो कहा कि यार अभी थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं। तो उसने कहा कि राकेश मेरा एक सपना है कि मैं अगर इंडस्ट्री में अगर मैं आना चाह रहा था बिकॉज ऑफ राजेश खन्ना जी। मुझे राजेश खन्ना जी एक मेरे आइडल है। तो क्या हम राजेश खन्ना जी के साथ फिल्म कर सकते हैं? तभी उस दौरान एडम बेदी जो कबीर बेदी साहब के बेटे हैं और निगार खान नई नई आई थी। तो एक अच्छा हलचल थी। तो मैंने एडम बेदी को मीरा वासुदेवन, निगार खान, कबीर बेदी, रति अग्निहोत्री, पूनम धिल्लो, इन सब के साथ साथ रजत बेदी को भी लिया था। और उस वक्त एक ऐसा कैरेक्टर मुझे चाहिए था सीबीआई ऑफिसर का जो काका जी ने कभी नहीं किया था। तो जब मैं राजेश खन्ना जी से मिलने गया तो मुझे पहले तो देखते रह गए कि भाई ये लौंडा, ये लड़का, ये सिंगल पसली लड़का क्या मुझे डायरेक्ट कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि वेयर इज द डायरेक्टर। मेरी आवाज भारी है तो मैंने फोन पे उनसे बात की थी। तो उनको लगा कि कोई पुराना बुजुर्ग आदमी आएगा जो उनको मिलेगा। बोले तुम्हारे असिस्टेंट को भेजा। मैंने सर आई एम द डायरेक्टर राकेश सावंत एंड मैं ही आपको डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ सर। अगर आपका आशीर्वाद हो कि आप इतने बड़े शख्स है, इतने बड़े राजेश खन्ना जी को डायरेक्ट करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैंने उनको स्क्रिप्ट दी। उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और उन्होंने फिर कहा कि यस मैं डेट दे रहा हूँ। तो मैं 15 दिन की डेट्स मेरी फ्री है। और उन 15 दिन में मैंने रति अग्निहोत्री, पूनम धिल्लो और राजेश खन्ना जी के साथ जो फिल्म शुरू की, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। रति अग्निहोत्री के साथ आपने एक और मूवी की थी शायद मेरे हिसाब से हॉट मनी। हॉट जी मनी करके एक मूवी थी। हाँ, जी उसके बारे में जी कुछ बताइए। सर। जैसे ही ये फिल्म चल रही थी मेरे पास प्रोड्यूसर्स की बम्बार आ गई थी। तो मतलब कोई भी लाइन आ रहा लग था गई थी। मतलब लाइन लगी थी। कम कम पैसे में अगर कोई डायरेक्टर है और इतना कंट्रोवर्शियल। सर आप अगर हलोकॉन का ब्रोशर देखोगे, अगर आपने हलोकॉन का ब्रोशर आप इंटरनेट पे जब जाइएगा, निगार खान को मैंने सिर्फ फूलों में सजाया है। ये जो आजकल फूलों में सजाया है। जो राखी पोस्टर ने बहुत किया बढ़िया है, लगा मुझे। जो लड़कियां आज कर रही है वो मैं 25 साल पहले कर चुका हूँ। 25 ये साल गेंदे पहले। के हाँ, फूल में मैंने जब निगार खान का जब ब्रोशर मार्केट में मारा था तो सर हाँ, मेरी हाँ। फिल्म 1.5 करोड़ में उस वक्त 2001-2002 में 1.5 करोड़ में 1.5 ऑल करोड़ तो इंडिया। बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है। और हाँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ये कहा करते थे जब उनके पास कोई लड़की जाती थी ना कि सर मैं आपकी फिल्म कर रही हूँ तो मेरा एक्सपोज कितना है, मेरे को कितना ग्लैमर करना, तो मेरा ब्रोशर उनको दे देते थे। सिर्फ आपका सिर्फ इतना इतना ग्लैमर है। मतलब मेरा इतना वायरल हुआ था वो तभी मुझे हॉट मनी मिली। और हॉट मनी एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है, हॉलीवुड का पैटर्न है जिसपे उसके बाद ऐतराज बनी। मेरा ही सब्जेक्ट आप हॉट मनी देख लीजिएगा और ऐतराज देख लीजिएगा। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की जो फिल्म आई थी अक्षय ऐतराज, कुमार अमरीश की पुरी। एतराज देखी है मैंने। देखी है। जी हाँ, जी जी आप अगर हॉट मनी देखेंगे तो वही फिल्म है ये। और उसमें मैंने पहली बार टीनू आनंद जी, रति अग्निहोत्री जी, मुकेश तिवारी जी, कुनिका जी, मुकेश तिवारी। टॉम ऑल्टर और तरुण अरोड़ा। जब मैंने लॉन्च किया था तरुण अरोड़ा को, और आज तरुण अरोड़ा साउथ का सबसे बड़ा विलन माना जाता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने इन दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे सर। और विदाउट कॉर्पोरेट, जो आज एक कॉर्पोरेट, तभी तो कॉर्पोरेट थी भी नहीं। आज भी मैं सर इंडिविजुअल कॉर्पोरेट के, डिस्ट्रीब्यूटर। जी आज हाँ, भी मैं कॉर्पोरेट के बगैर सरवाइव कर रहा हूँ सर। मेरी हर साल मैं 4 फिल्म बनाता हूँ सर न्यू कमर्स के साथ। और ये मौका मुझे भगवान ने दिया है। और मेरी जो यूनिट है 110 लोगों की यूनिट है, आज तक उनको संभाल रहा हूँ सर। चलिए अच्छी बात है। और हॉट रति मनी अग्निहोत्री और हॉट मनी की एक बात कहना चाहूंगा सर। मैंने जब हॉट बिल्कुल। मनी बनाई थी आज से कुछ 15 साल पहले, और जब फिल्म रिलीज हुई थी सर, मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी विनाश काल, जो मेरी विनाश तेलुगु का। तमिल हिंदी में है, तेलुगु तमिल हिंदी में है। तो 15 साल बाद जब मैं हैदराबाद गया था और मैं जब चेन्नई गया था तो हमें लैब में जाना पड़ता है हमारी फिल्म को रिलीज करने के लिए। तो सर वहां पर जब पेपर था, मैंने पेपर उठाया तो एक तरफ ऋतिक रोशन की फिल्म थी और एक तरफ मेरी फिल्म का पोस्टर था। 14 साल बाद सर, थिएटर में 14 साल तक चल रही है फिल्म, का नाम था हॉट मनी। मैंने कहा हॉट मनी। माय गॉड, 14 साल तक थिएटर में वो प्रिंट जब तब हुआ करता था सर, मैंने तो फिल्म प्रिंट में दी थी। प्रिंट हुआ करता था, नेगेटिव लैब में भेजते थे, फिर उससे जी पॉजिटिव बनते जी थे। जी 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 और जी 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 प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर को गारंटी, फाइनेंसर को गारंटी लैब देता था। जी तो 2018 में जब मैं गया था सर,
मैं जब वहां बैठा था तो मैंने कहा मेरी फिल्म हॉट मनी 14 साल से चल रही है, मतलब आई एम लकी कि हॉट मनी चली सर। लेकिन रति और टॉम टॉम एंटर जी दिग्गज, रति अग्निहोत्री जी बहुत बड़े दिग्गज, इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? सर दे आर सो स्वीट, मतलब मेरे लिए रति जी मेरी एक ड्रीम क्वीन थी। मेरे लिए ड्रीम क्वीन थी कि जब मैंने मेरी पहली फर्स्ट लव फिल्म मैंने अगर देखी होती वो थी एक दूजे के लिए, कमल हसन जी, रति अग्निहोत्री। मतलब मेरे लिए एक सपना था कि मैं क्या उनको मिल पाऊंगा, क्या मैं उनको कभी देख भी पाऊंगा, कि मैं, मुझे इन्हें भी नहीं पता कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत मामूली घराने से हूँ, आप जानते हो राखी, और हम बहुत गरीब खानदान से है, गरीब गरीब फैमिली से है। मेरे पापा पुलिस में थे लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो हमेशा चाहते थे कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, राखी पढ़ लिख के लॉयर बने, पुलिस बने। लेकिन जब हमने अपने फादर की वर्ली में, हम जब पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे, मेरे पापा पे फायरिंग हुई थी, हम बोर्डिंग से आए थे स्कूल से, और हमारी जब छुट्टियां होती है दिवाली की, तो जब पापा की फायरिंग हुई थी 3 दिन तक पापा घर में ही थे, तो वो जो खून देखा, वो जो पापा की जो तकलीफ देखी, तो माँ ने हमेशा बोला कि बेटा पुलिस नहीं और कुछ कर लेना। तो एक जहन में बैठ गया था कि चलो ठीक है, माँ कहती है, तो मैंने वो फॉलो किया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, डायरेक्टर हूँ। तो रति जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, शी इज द मोस्ट स्वीटेस्ट लेडी ऑन अर्थ। बहुत आसान है उनके साथ काम करना, मतलब आप उनको सिर्फ डायलॉग दे दो, उनको सिर्फ सिचुएशन बता दो। मेरी मेरी वो जो फिल्म है वो कोर्ट रूम ड्रामा है, आपने देखी होगी हॉट मनी, वो एक कोर्ट रूम ड्रामा है। और टीनू आनंद जी और रति जी आमने सामने पहली बार एज लॉयर्स, सर जबरदस्त। मेरे लिए मतलब टॉम ऑल्टर साहब ने उसमें कमिश्नर का रोल किया है। हर किसी का एक अपना किरदार है। एंड मुकेश तिवारी जी, आफ्टर जो उनका एक डायलॉग था, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट खाया, तो मतलब उनके साथ, मतलब उनको जो मैंने देखा था, जो कैरेक्टर उनका जो फिल्म में था, मैंने सोचा कि क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा। एक खौफ था मुझे भी कि जो जैसे दिखता, लेकिन जब वो कितने नॉर्मल थे, इतने सॉफ्ट स्पोकन है वो, मेरा बात हुआ है उनसे, एक बार बहुत मैंने बात polite। की थी, बहुत जी जी, और पोलाइट है। जब मैंने इनके साथ काम किया, इन सारे दिग्गजों को समझो 2003 में, ये सारे सीनियर एक्टर्स को हॉट मनी में, एक छोटे बजट की फिल्म, सर मैंने मात्र 50 लाख में फिल्म बनाई थी उस वक्त। ओके ओके उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे 100 थिएटर में लगना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। और मेरी फिल्में सर लॉन्च होते ही बिक जाती थी, सारे टुकड़े बिक जाते थे, जैसे दिल्ली बिक जाता था, एसपीपी, सीआई, राजस्थान, बॉम्बे, साउथ। मतलब पिक्चर राकेश के नाम से आज भी सर मेरे नाम से ये होता है कि भाई ये फिल्म बनाता है, ये मसाला फिल्म बनाता है। मैं महेश भट्ट का फॉलोअर हूँ, मैं महेश भट्ट साहब का फॉलोअर हूँ, मैं विक्रम भट्ट साहब का फॉलोअर हूँ। मैं फिल्म बनाता हूँ, मस्त पिक्चर बनाने। मैं फिल्म बनाता हूँ पब्लिक के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं। सर आज पब्लिक को चाहिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो राखी और मैं, हम तीनों एक ही बात बोलते हैं कि पब्लिक को जो चाहिए हम वो बनाते हैं। मैं अपने लिए फिल्म नहीं बनाता, मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए फिल्म नहीं बनाता, मैं फिल्म बनाता हूँ पब्लिक के लिए। जो पब्लिक, मेरी जो मास है, सो 80% मास है, 20% क्लास है। तो वो 20% के लिए ना मेरे पास शाहरुख है, ना मेरे पास सलमान है, ना मेरे पास आमिर है, ना मेरे पास ऋतिक रोशन है। मेरे लिए इन जो नए बच्चे, यही मेरे शाहरुख, सलमान और ऋतिक रोशन है। तो इन नए स्टूडेंट्स को सर, इनमें आग है, ये जो नए बच्चे हैं ना सर, इनमें वो आग है, एनर्जी होती है इनमें। और इनको आप सुबह अर्ली मॉर्निंग बोलो, अर्ली मॉर्निंग सर। सर मैंने एक फिल्म कर रहा था, जब गोविंदा जी बहुत बड़े स्टार थे, और हम फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, मस्ताना, जैकी श्रॉफ, महिमा चौधरी, गोविंदा, पार्थो घोष डायरेक्टर। सर हमें सुबह 7 बजे बोला था कि मुहूर्त है, 7 बजे का मुहूर्त है। हम फिल्म सिटी के मंदिर में 7 बजे मुहूर्त पे बैठे थे सर, रात के 12 बज गए, गोविंदा जी नहीं आए। गोविंदा जी नहीं आए ना? जी नहीं आए। 12:30 बजे रात को गोविंदा आए, डायरेक्टर हार लेकर सुबह से बैठे हुए, मायूस हो गए सब, मतलब कैसी हालत हो गई सब। और उसके बाद जब वो आए, फिर भी उनको माला पिना रहे, उनका फर्स्ट शॉट 12:30 1 बजे हुआ सर। तो मैं इस तरह से काम नहीं करना चाहता कि मैं वेट करता रहूं मेरे आर्टिस्ट का, और मैं ही वेट करता रहूं। जब डायरेक्टर को ही इतनी ये नहीं है, तो ऐसे एक्टर को लेके फायदा क्या सर? नए लोगों को चांस दो, न्यू जनरेशन को चांस दो सर। मैं न्यू जनरेशन में इतनी फायर देखता हूं। अभी सर मेरी एक फिल्म आ रही है बहुत जबरदस्त, जब आप देखोगे, ब्लडी गेम। मेरे 5 लड़कियों को लॉन्च किया ऑल इंडिया से ऑडिशन करके। तो ऐसी फिल्में शायद हिंदुस्तान में कभी आई होगी। ओके ओके सर, बिल्कुल वो देखेंगे आप मूवी। और तभी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता था जब आपने ये मूवी बनाई? सर जब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था सर,
तब कॉर्पोरेट नहीं है ना? था सर। कॉर्पोरेट क्या कर हाँ, देता है, कॉर्पोरेट आपको हर तरीके से जकड़ लेता है। आज थिएटर्स पीवीआर के पास और आइनॉक्स के पास है, आइनॉक्स के पास। सारे थिएटर्स इन्होंने ले लिए हैं सर। सिंगल स्क्रीन तो रहे नहीं है, सिंगल स्क्रीन अगर नहीं है तो एक छोटा सा डायरेक्टर, एक छोटा सा प्रोड्यूसर कहाँ रिलीज करेगा अपनी फिल्म को? कहाँ रिलीज करे मूवी? हाँ, ये मैं भी सोचता हूँ कि अगर छोटी मूवी बने तो रिलीज कहाँ हो? सर आपको कॉर्पोरेट को देने के लिए कम से कम हाथ में 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अपनी फीस ओके। लेते हैं वो। पहले तो ये होता था सर कि हमने फिल्म की मुहूर्त की, हमारा ब्रोशर आया, हमारी शूटिंग पे ही सर, फर्स्ट डे शूटिंग पे 55% सेलिंग हो जाती थी, 25% सेलिंग हो जाती थी सर। उसमें उसमें हम दिल्ली, बॉम्बे, सीपीसीआर राजस्थान, सारी 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 ये जो फिल्में होती है ना सर, हम सारी की सारी बेच देते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है सर कि हमें हमें सर फिल्म बनाने के बाद मैं तो कॉर्पोरेट्स के पास जाता नहीं हूँ सर, मुझे कोई शौक नहीं कॉर्पोरेट्स के पास जाने का, ना मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इंडिपेंडेंट सर। मेरे पास जो छोटे छोटे मेकर है ना सर, जिनके पास कम पैसा है सर, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। को जेन्युइन मेकर चाहिए सर, क्या मैं कॉल ले सकता हूँ? हाँ, 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 आराम से। सॉरी सॉरी एक्चुअली नहीं, दैट्स बहुत ओके, बड़े दैट्स ओके, लेट्स कंप्लीट। बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, आनंद मोहन जी। ओके। उनकी लाइफ स्टोरी पे फिल्म बना रहा हूं मैं। बिहार के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उनके बेटे का फोन था कि वो आए हुए हैं और राइटर भी आए हुए हैं, तो उनके पर भी मतलब ये दबंग है बिहार के, आप जानते होंगे आनंद मोहन जी। जी सर बिल्कुल। बताइए। हाँ, जी, आई कंटिन्यू सर इंटरव्यू। दिल्ली कैसे पहुंचे वैसे? आप मुंबई से है ना, तो दिल्ली कैसे पहुंचे? सर एक्चुअली दिल्ली में मेरी फिल्म की सेंसर हो रही है, ब्लडी गेम की, और मैं एक फिल्म मैंने बनाई है सर, लव सेक्स एंड लॉकअप। ये दोनों फिल्म की मेरी सेंसर चल रही है, फिल्म ओके। कंप्लीट है। एक्चुअली सर ये है कि बॉम्बे में ना सर सारे सेंसर वालों का पेट भरा हुआ है। वो आपकी फिल्म को लेफ्ट हाँ, राइट काट पीट के हाथ पे दे देते हैं। ये अभी देते अभी हैं, हाँ। अभी अभी एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही, मैंने कल ही सुना है, दलजीत दलजीत दोसांझ की फिल्म को 102 कट दिए हैं सर। 102 कट का मतलब आप समझते हैं, आप आधी फिल्म काट रहे हैं। बिल्कुल। तो सर अभी दिल्ली बैठा में रवि कुमार है जी, उसमें भी काफी कट्स दिए हैं उन लोगों ने। काफी कट सर, दे आर कटिंग द फिल्म सर। एक एक आदमी की सोच, हाँ चलो अगर आप न्यूडिटी पे कट करें या आप गाली गलौज पे कट करें, जैसे अभी जो बदतमीजी चल रही है, जो रेडियो पे सब चल रहा है, ये लड़की ने जो माँ बाप के बारे में बोला है, इट्स न्यूसेंस। हम न्यूसेंस नहीं फैला रहे हैं, हम न्यूसेंस नहीं कर बिल्कुल, रहे हैं। जो जिस लड़की के ऊपर बिल्कुल, आज पूरी बिल्कुल। हम इंडस्ट्री आर्ट इसको बना रहे बैक हैं, आउट कर रही हम है, आर्ट बना रहे हैं। हाँ, तो वो एक न्यूसेंस है, हम मानते हैं, चलो ठीक है। लेकिन एक डायरेक्टर ने अगर अच्छी फिल्म बनाई है, अब जानबूझ के, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, उसके पास बैकिंग नहीं है, उसके पास, उसके पीछे करण जौहर नहीं है, उसके पीछे अल्ट बालाजी नहीं है, उसके पीछे यशराज नहीं है, टी सीरीज नहीं है, तो आप उसकी फिल्म काट दोगे। लेकिन जैसी उनकी फिल्म आती है, उनकी फिल्म में तो सब कुछ भगवान बनाता है। उनकी फिल्म में तो डायरेक्ट मोस्टली भगवान हो ऊपर जाता से है सर। बेचता है। उनकी फिल्म में तो डायरेक्ट हाँ, भगवान ऊपर से बेचता है और ऐसा बोलता है कि भाई सेंसर वालों, ये मैंने बनाई है। मैं मतलब जैसे राम है या लक्ष्मण जी हैं या कृष्णा जी हैं, वो बोले हैं कि इसको भाई पास हमने कर दो। बनाई है, इसको पास कर दो भाई, भले इसमें कुछ भी हो। लेकिन कुछ भी हो। हमारी लिप लॉक को, हमारी लिप लॉक जो होती है, लड़की की नाभि दिख जाती है उनको, लड़की का क्लीवेज दिख जाता है। अगर हम न्यू कमर्स के साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट नहीं देंगे तो मेरी पब्लिक आएगी कैसे सर? कौन देखेगा इस मूवी को अगर न्यू कमर्स में आज ये सब नहीं होगा तो? जी सर, और न्यू कमर्स के साथ अगर एक अच्छी फिल्म बनाओ, एक अच्छा, देखो आज सनम तेरी कसम जो हाँ, 9 साल पहले बनी थी, उस वक्त इस फिल्म को किसी ने नहीं पूछा सर। आज री रिलीज में आज सब सनम लोग तेरी देख रहे कसम हैं। सर, 12 करोड़ का धंधा, एक न्यू कमर। तो आज पब्लिक पिक्चर अच्छी चाहती है, थिएटर में लोग आ रहे हैं, लेकिन यू नीड बिल्कुल, एंटरटेनमेंट। अगर आप वही काट दोगे तो फिर हम पब्लिक को दिखाएंगे क्या? या तो बिल्कुल, आप बोलो कि महेश भट्ट की बिल्कुल, फिल्म में ये जो विद्या बालन का डटी डटी पिक्चर्स था, उससे गंदा कुछ हो सकता है? बिल्कुल। सर इमरान हाशमी उसे की तो फिल्म नहीं जो आई काटा, थी, कुछ नहीं काटा, उसे क्योंकि नहीं वो, काटा लेकिन क्यों क्यों क्योंकि वो अल्ट बालाजी है। आर्ट वाला जी है। हाँ, अल्ट बालाजी है, मतलब हम क्या, हम डायरेक्टर नहीं है? अरे हमने भी तो राजेश खन्ना को डायरेक्ट किया, तुम्हारे पापा जितेंद्र है, हमने भी राजेश खन्ना को डायरेक्ट किया है। आपने सर वफा बिल्कुल। देखी है सर मेरी? सर वफा पे ही आने वाला था मैं, आपको मैं वफा से ही जानता हूँ।
वफा जी मूवी में आपने कैसे कन्विंस किया राजेश खन्ना को ऐसे सीन करने के लिए, ये मुझे जानना है। सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब राजेश के बारे में सोचते हैं आप, तो आप सोचते हैं अवतार, आप अवतार, सोचते हैं, आप सोचते हैं जो उन्होंने फिल्में की है, जो मैं सर थोड़ा अवतार, आपसे। हाँ जैसे उनकी फिल्म आई थी राज, जैसे उनकी फिल्में जो मतलब हाँ ही इज हाँ। अ लवर बॉय, वो एक मतलब एक ऑडियंस के लिए एक मैसेज रहे हर 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 फिल्म में। उनकी फिल्म आनंद देख लीजिए, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं, तो मैं लेकर गया था हम्म, अवतार, मैं लेकर गया था हाँ उनके पास अवतार, तो उन्होंने स्क्रिप्ट ली और वन लाइन सुनी और स्क्रिप्ट बोले कि फेंक दी उन्होंने। बोले कितनी बार करूं मैं हाँ अवतार, कितनी बार करूं मैं, ये मैं सब कर चुका हूं, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। देखो लंबू, वो लंबू देखो, लंबू मतलब बच्चन साहब, हाँ हाँ। मेरे को डायरेक्टली बच्चन बोले बच्चन राजेश साहब, खन्ना जी, देखो वो लंबू, वो निःशब्द कर रहा है, चीनी कम कर रहा है, क्या मैं लव किंगडम। सीन नहीं कर सकता? तो हाँ उन्होंने अपनी कहानी दी मुझे, ये जो वफा है इट्स अ हॉलीवुड फिल्म। ओके। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी फिल्म करना चाहता हूं, हमने फिल्म देखी, उस फिल्म को देखने के बाद हमने इस हाँ फिल्म को पूरा किया, और सब जब उन्होंने कहा कि राकेश वेयर विल यू शूट द फिल्म, बोले जिस हिसाब से सर ये फिल्म है, ये हॉलीवुड है, तो ये इंडिया में तो हम दिखा नहीं सकते, आई वुड लाइक टू शूट इन बैंकॉक, मलेशिया एंड सिंगापुर। बोले इतना बजट है? ओके। बोला सर वो जो बंदा है अमेरिका वाला, उसके लिए आप एक भगवान की तरह है, उसके लिए आज के टाइम पर 1 करोड़, 1.25 करोड़, सर उस टाइम पे 1.25 करोड़ कोई बड़ी बहुत बात बड़ा नहीं, पैसा। लेकिन फिर भी राजेश बहुत खन्ना जी बड़ा ने, था। हाँ सर राजेश खन्ना जी ने जब फिल्म की, मैं तो ये था कि सर कैसे कर पाऊंगा उनके साथ वो जो सीन है उनका न्यूडिटी का, और हाँ, लेकिन जब उन्होंने लड़की को देखा, लैला खान, माय गॉड शी वाज लैला सो खान। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अच्छा कहानी उन्होंने दी थी, कहानी अच्छा। उन्होंने दी थी। अच्छा कहानी में ये था कि एक 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 हाँ बंदा है जो बहुत पैसे वाला है, बैंकॉक का राजा है, और ही 60+, और उससे उसको प्यार हो उनको जाता किसी है, का तकलीफ है, वो अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और उनके बीच में प्यार नहीं हो पाता बिकॉज उनको अस्थमा है, और बिल्कुल सिर्फ उस समय। वजह से, उस वजह से, तो जब ये सब ओके डन हो गया था, स्क्रिप्ट उनकी थी, यू विल नॉट बिलीव इट कि राजेश खन्ना जी लड़की को देखने, हीरोइन को देखने के बाद बोलते नहीं मैं तो पहले लव करूंगा, उसके बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा। बिल्कुल मैंने बोला सर बिल्कुल। कहानी आपकी, अगर आप लव कर दिए, अगर आपने लव कर दिया, आपको बच्चा हो गया, तो कहानी तो खत्म हो गई, तो फिर खत्म क्यों हो जाएगी गई। वो बाहर, क्यों अपने ड्राइवर के पास जाएगी, या क्यों अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी? तो जो नोक बिल्कुल झोंक होती थी, लड़ाई होती थी, फिर रात को मान जाते थे, फिर लड़की लैला जाती थी, हमने सर एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की, आप तो सुपरस्टार है, लेकिन आपके साथ काम करके मैं सुपरस्टार हो जाऊंगी। तो ऐसे करते 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 सर इतनी बढ़िया से फिल्म बनी सर, लेकिन उनके साथ काम करने का जो सीखा है मैंने सर, मेरा क्लाइमैक्स था, 20 पेज का क्लाइमैक्स था सर मेरा, डायलॉग्स का, ओके ओके। 20 पेज का जब डायलॉग्स मुझे काका जी को एक ही जगह पे, क्या आपने जब फिल्म देखी होगी कि वो इंटरवल से पहले राजेश खन्ना जी को मार देती है, और मारते उसके हैं, बाद राजीव खन्ना जी वापस आते हैं। और वापस आते हैं, देखिए मैंने और वो फिल्म। बोलते हैं, तो हाँ सर एक अलग ट्विस्ट है, एक अलग मतलब डिफरेंट चीज थी। लेकिन सर जिस दिन फिल्म रिलीज हुई, लोगों ने पूछा कि राजेश खन्ना जी को आपने ऐसे डायरेक्ट किया, तो राजेश खन्ना जी ने फर्स्ट हेडलाइन दी थी कि मैं अपनी खुशी से ये फिल्म की है मैंने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये फिल्म करने का मौका मिला। एंड सर राजेश खन्ना जी को मैंने तब साइन किया था करीब 40 lakhs में, और हमारी जो लास्ट पेमेंट होती है वो होती है डबिंग पे, तो उनको 11 डबिंग लाख पे। रुपए हाँ 11 लाख रुपए देने बाकी थे सर। और सर यू विल नॉट बिलीव इट, उन्होंने बोला पहले मैं फिल्म देखना चाहता हूँ सर। वो फिल्म देखी उन्होंने, फिल्म देखने के बाद सर वो 15 मिनट सिगरेट पीते रहे, यहाँ घूमते रहे, हम लोग टेंशन में थे कि अभी क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, शायद ये बोलेंगे पिक्चर स्क्रैप कर दो, क्योंकि उनकी आदत थी, इससे पहले एक फिल्म उन्होंने जिनात अमान के साथ की थी जो आखिरी में थी, वो सेट उन्होंने लगाया था 1 करोड़ का, वो सेट पे देखने के बाद बोले ये सेट बदलो, मैंने दूसरा सेट पे काम करूंगा। तो हम भी डरे हुए थे कि ये फिल्म देखने के बाद क्या वो स्क्रैप कर देंगे। हाँ, तो जब बोल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो उन्होंने प्रोड्यूसर को बोला लाइए मेरा चेक दीजिए, मुझे लगा चेक लेके बोले कि आप को जो करना करो सर। उसने दिखा 11 लाख रुपए और बोला कि सर इसमें नाम डालिए राकेश सावंत का। मेरे बोले व्हाट, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जो सोच रहा था उससे दुगना इस डायरेक्टर ने काम किया है। ये 11 लाख रुपए मैं राकेश को गिफ्ट की तरह देना चाहता हूं कि राकेश उसने को मुझे इस तरह से डायरेक्ट किया। आई एम वेरी हैप्पी, लकी कि मैं इतने बड़े सुपरस्टार, आज डिम्पल कापड़िया जी मतलब
के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया, ये फिल्म रिलीज होने का मौका दिया पूरी फैमिली ने। तभी अक्षय जी को भी पूछा गया था, जब लिप लॉक राजेश खन्ना जी का आया था, तभी करीना कपूर बहुत पछताती थी तभी लिप लॉक, और मुझे काम करीना आना कपूर एक खन्ना साहब का। जी करीना कपूर और अक्षय कुमार का भी लिप लॉक आया था। तो अक्षय जी ने बोला था कि जब मेरे ससुर का लिप लॉक आ सकता है तो मैं कौन हूँ यार मेरा इस उम्र में। तो आई वाज वेरी लकी सर, बहुत शुक्रगुजार हूँ राजेश खन्ना जी का कि उनके साथ 2 फिल्म करने का मौका मिला सर। और लैला खान से कैसे जुड़े? नाउ तो वो वर्ल्ड में नहीं है, शी इज नो मोर, उनके पीछे भी एक अलग कहानी है, बट लैला जी खान से जी कैसे जुड़े सर? इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस, इतनी हॉट एक्ट्रेस। सर, बहुत ही एक अलग कहानी है सर ये लैला की। तो मैं तो जब मैं ऑडिशन कर रहा था मैं दिल्ली में, तो दिल्ली में ऑडिशन करते करते मैं यहाँ के एक प्राइवेट पार्टी होती है सर, जैसे आप हाँ, जानते हैं हर जगह प्राइवेट पार्टी होती है, तो प्राइवेट पार्टी में कुछ ऐसी लड़कियां आई थी। तो आई थॉट लैला खान आई थी डांस करने के लिए सर। मैंने ओके। बोला कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। मैं प्राइवेट पार्टी में, आई वाज देयर इन द प्राइवेट पार्टी, क्योंकि सारे बड़े क्लाइंट्स थे हमारे, फिल्म की बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वहां पे डांस हो रहा था। मैं बोला इतनी खूबसूरत लड़की। तो मैंने उसको पूछा, क्या आप हीरोइन बनना चाहेंगे? तो बोले कि क्या मजाक कर रहे हो सर, हमें कौन हीरोइन लेगा। तो बोला नहीं नहीं, अगर आप चाहे तो आप मुझे बॉम्बे मिल सकते हैं। उनकी माँ थी वहां पर, मैंने उनको अपना नंबर दिया। तो जब मैं अपनी मेरी जब वफा बन रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपना डाला था कि आप आए बॉम्बे में, क्या मिले, क्या हम बात कर सकते हैं। वो बॉम्बे आए, मैंने उनको ऑडिशन किया, और उसके बाद जब मैंने उनको पहले ये फिल्म संजय खान जी करने वाले थे, क्योंकि जो बजट था काका जी ने बताया था, इट वाज टू एक्सपेंसिव। काका जी ने तब 60 लाख मांगे थे, तो मेरे पास था नहीं। तो मैंने संजय खान जी को मिलाया। तो जब संजय खान जी को मैंने कहानी सुनाई थी, तो संजय खान जी बोले वेरी एक्सीलेंट, वेरी गुड। और जब मैंने उनको हीरोइन से मिलाया, तो वो बोले कि यार राकेश, कुछ कहानी में चेंज कर सकते हैं। बोले क्या सर? बोले कि यार ऐसा करते हैं कि पहले मैं इसके साथ प्यार करता हूँ, फिर एक हाँ, शीशे से एक बॉल आता है, लड़की उठती है, वो हाँ, पेपर देखती है और वो नीचे जाती है, फिर ड्राइवर के सकते। मैं बोले कि सर वो एक प्रोस्टिट्यूट है क्या? वो आपकी बीवी है। हाँ, टीवीएस। जब आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो वो तो बाहर क्यों जाएगी जाएगी? क्यों औरतों के पास? तो मेरी हाँ, फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। तो संजय खान जी को बोला, संजय खान जी ये फिल्म आप खुद बनाइए, खुद डायरेक्ट कीजिएगा किसी और के साथ। आपको जो मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, प्लीज आप हमें वो दे वापस दीजिए, दे दीजिए। क्योंकि हमने हाँ, हमने बैंकॉक की टिकट निकाली, सब कुछ कर लिया है। तो अब मैं और मेरे डैडी टेंशन में थे सर 10 लाख लेके। और मैंने उसी टाइम पे काका जी को फोन किया। काका जी आप लौट चले की शूटिंग की शायद कर रहे थे तभी फिल्म हम्म, सिटी में। तो उन्होंने बोला कि बेटा इधर आजा। मुझे बोले कि बेटा अभी कितना दे सकता है? मतलब सर मेरे पास अभी 10 लाख रुपए है। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है, अरे राकेश, कहाँ से माल मारा है तूने, कहाँ डाका डाला है? बोला सर हम तो आए, ये आपको देने हैं 10 लाख सर, और इसमें से 3 लाख रुपए कपड़ों के हैं, 7 लाख आपके हैं, आप हमें डेट दीजिए, हम तो निकल रहे बैंकॉक। मतलब क्या? बोले यस सर। तो सर आज से 10 दिन बाद मैं बैंकॉक पहुंचूंगा। हमारी 5 दिन बाद 6 दिन बाद सर फ्लाइट थी। हमने जाके वहां पर पहले लैला के गाने शुरू किए, तब तक काका जी आए, बिल्कुल, और वहां से फिर जो फिल्म कंप्लीट हुई। और सर एक ही साल में काका जी को फिल्म बना के रिलीज करना वाज नॉट अ जोक सर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत और बड़ी लैला बात है खान उनको उसके बाद, कन्विंस करना। जी सर, जी सर, लैला खान उसके बाद 5-6 फिल्में की। पता नहीं किस गलत ग्रुप में आ गए, किस गलत चीज में आ गए कि पूरे खानदान को, आप तो जानते हैं लैला खान मर्डर मिस्ट्री हाँ, 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 सबसे। बिल्कुल। और मैं जब कश्मीर गया, मैं एक दूसरी फिल्म की कर रहा था, तब वहां के पुलिस ऑफिसर ने बताया कि लैला की कोई गाड़ी मिली है, कोई हुँ, अंधेरी में रहती है। तो मुझे लगा वो तो मेरी है, राजेश खन्ना की फिल्म की है। तब मैंने आके वो शिवरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने की कोशिश की। जब कुछ नहीं हुआ, तब उस वक्त में मीडिया में चल रहा था जो गुमशुदा हीरोइन के एपिसोड चल रहे थे आज तक पे और उस पे। तो मैंने आज उस तक पे, वहां हाँ। पर, जी जी, तो गुमशुदा हीरोइन में जब राजेश खन्ना और लैला का आया, तब पुलिस ने केस उठाया, और उन 7 लोगों की जो बॉडी है, कंकाल है, जो जमीन से मिली उन्हीं के घर से, ये बहुत बड़ा एक मतलब कंट्रोवर्शियल मैं बना रहा हूँ सर इस फिल्म को। आगे जाकर मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, एक थी लैला, तो लैला की लाइफ स्टोरी पे फिल्म लिख रहा हूँ सर। मैं बना रहा हूँ, अमेज़न के साथ मेरी बातचीत चल रही है सर। सर मुझे बताइएगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी फ़िल्में देखने के लिए, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। सीडीज़ का वो दौर था, मेरी जी, नानी नानी मोस्ट ऑफ द टाइम नानी और मैं घर पे थे। मैंने वफ़ा जी। मूवी सीडी पे देखी, और राजेश खन्ना, लैला खान, क्या बात है सर!
क्या बात है, क्या movie थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर। और लोगों ने सर दिल्ली, मुझे न्यूजीलैंड से, यूएस से, उनके जो फैंस हैं वो बोलते हैं कि हाँ, हाँ, हाँ। आपने जो करके दिखा दिया शायद ही कोई डायरेक्टर हिंदुस्तान में कर पाता। हर कोई एक शर्म, एक लज्जा के साथ। मैंने बोला मैं आज का मेकर हूं, मुझे आज की यंगस्टर्स, सब महेश भट्ट की फिल्में Youngsters, हाँ, जबरदस्त चला बिल्कुल। करती थी। मेरी फिल्म एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें कुमार शानू गा रहा है, उदित नारायण गा रहा है, सुनीति चौहान गा रही है, कैलाश खेर जी गा रहे हैं, सारे म्यूजिकल टॉप सिंगर्स, टॉप एक्टर्स एंड टॉप लोकेशन। मैंने एक भी दिन शूटिंग हिंदुस्तान में नहीं की। मतलब मैं चाह रहा था कि ये फिल्म इंटरनेशनल लगे, एक अलग जिस पैलेस में मैंने शूट किया वही पैलेस फिर डी में यूज हुआ, संजय दत्त जी के साथ में, विनोद खन्ना जी के साथ में। मैंने ही पॉपुलर किया था, मैं आई वाज द फर्स्ट वन टू शूट दैट पैलेस, और फिल्म बहुत अच्छी चली। उसी के बाद मुझे आज मौका मिला मुद्दा 370 JNK। ओके, लेकिन अगर उस मूवी की बात करें, उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है जो राजेश खन्ना जी अपनी वाइफ को बोलते हैं कि जो लस्ट है वो तो अलग है, लस्ट जो है वो अलग है, लेकिन प्यार आपको हस्बैंड ही दे पाएगा। सर बहुत बढ़िया डायलॉग है सर। जब वो लड़की आती है अपने जब काका जी उसे होटल में देख लेते उसके साथ में, तो लड़की आती है सीढ़ियों से जा रही है शर्म के मारे, तो बोलते आ गई तुम। हाँ, कौन था वो? हाँ, जब वो जो बोलते हैं ओ तो तुमने सब कुछ देख लिया। हाँ कौन था? मैंने सब कुछ हाँ, देख लिया, हाँ मैंने सब कुछ देख लिया। क्या कमी तुम में, क्या नहीं दिया तुमने? मैंने पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ दिया तुमको मैंने। तो लड़की बोलती लेकिन तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो हर पति अपनी पत्नी को बिस्तर पे देता है। काका जी से एक लाफा मारते देता है। कहते कि लोग औलाद और पैदा करते हैं, मैंने दौलत पैदा की तुम्हें, तुम्हारे लिए, जो हर पति अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। जाओ, नहीं दे सकता। सो जाओ, मैं इसी गम और को जेल वाला इस सीन जो शराब में लास्ट में, मिला कर पी जाऊंगा। सर एक वो काका जी के डायलॉग्स, और वो जब सर आज भी देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप फिल्म देखे आज भी सर, वफा वफा है सर। वो जेल वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो लास्ट में एक जेल वाला सीन है वो भी बहुत बढ़िया था सर। थैंक यू, थैंक यू। जब वो लड़की खुद बोलती है कि क्या तुम मुझे आज भी प्यार करते हो? प्यार हाँ करते बिना, हो, हाँ, हाँ। मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ, क्या तुम आज मुझे भी प्यार करते माफ कर दोगे? बोला मैं तो हो। तुम्हें हाँ, बहुत पहले माफ कर चुका बिना, बहुत हाँ, हाँ, पहले। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूंगा करता बिना। था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बिना। वो घर आज भी सुना है, कल भी सुना था और हमेशा सुना रहेगा बिना। आ जाओ बिना, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ रे बिना, मत जाओ। ये मतलब तो टचिंग है। ये राजेश खन्ना जी के अल्फाज, उनका कहने का एक जरिया, एक मैसेज बहुत क्लियर होता था सर, बहुत क्लियर होता था। बिल्कुल। आगे बात करें सर, मुद्दा 370 जम्मू एंड कश्मीर JNK, ये मूवी जी आपने बनाई, किसी तरह का जी जी। पॉलिटिकल प्रेशर था आप पे कि ये मूवी ऐसी ही बनानी है या सीन्स को नहीं रखना है, ऐसे ही बनानी है, इसी स्ट्रक्चर में बनानी है, किसी तरह का कुछ प्रेशर था सर? सर मेरे पे बहुत प्रेशर था सर। मैंने जब फिल्म का जब कॉन्सेप्ट लिखा सर, 370, मैं पूरे बॉलीवुड में अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स के पास गया। मैं कैलाश निलानी साहब से लेकर बड़े बड़े लोगों के पास, तो सब बोलते थे 370 क्या है, 370 क्या है, क्या है 370? ये 2017 और 18 की बात कर रहा हूँ सर। मैं जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, मैंने सोचा कि एक देश के प्रति एक फिल्म, जब मैं सनी देओल जी की फिल्म देखता हूँ, जब मैंने जब लगान देखी, तो मुझे भी लगा कि मैंने ये सारी ऐसी फिल्में बनाई है, लेकिन मैं एक आउट ऑफ द वे जाकर एक ऑफबीट फिल्म मैं भी बनाना चाह रहा था सर। तो मैं ढूंढते 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 मैं दिल्ली पहुंचा सर। दिल्ली में मुझे एक शख्स मिले, भंवर सिंह पुंडीर, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर है। वो लॉयर थे, इसके लिए वो समझ पाए मेरी बात। तो मैंने उनको जब सुनाया तो उन्होंने बोला राकेश ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर हिंदुस्तान को सही में पता चले कि हकीकत में क्या हुआ है, 370 क्या है, कश्मीर में के हालात क्या थे, 1990 में क्या हुआ था, और कैसे 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 सब कुछ हिंदुओं को वहां से मारा गए, निकाले गए, अगर एक लव स्टोरी के द्वारा अगर आप ये पेश करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो अब उन्होंने मुझे डॉक्टर साहब से मिला, अग्रवाल साहब से मिलाया, जो सुभारती के मेरठ में, आपने सुना होगा सुभारती मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने जब कहानी सुनी
पहले तो कहा कि बेटा मैं बॉलीवुड से बिलोंग ही नहीं करता, क्या बात करने। जब मैंने उनको कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे पूरी उनकी कॉलेज दिखाई, जो 1-1.5 घंटा लगा। सिर्फ 350 एकड़ में जो कॉलेज है, जहां जहां जिन लोगों ने अच्छे काम किए, गांधी जी के नाम पर अच्छी चीज है, नेहरू जी के नाम पर जैसे 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 कचरे का है तो वहां पे औरंगजेब का लिखा हुआ है, जैसे टॉयलेट है तो वहां पे अकबर का लिखा हुआ है। ऐसे करते करते जब मुझे लगा ही इज रियली, तब उन्होंने मुझे मौका दिया फिल्म बनाने का। और मैंने दिग्गज जितने हमारे हिंदुस्तान के हैं, आप समझ लीजिए कि अंजन श्रीवास्तव जी, हाँ जैनब वहाब जी, मनोज जोशी हाँ जी, राज जोशी जोशी जी, अनीता राज हाँ जी, सुजाता मेहता, पंकज धीर, शाहबाज भाई से लेकर मेरी जो हीरोइन अंजलि पांडे, मेरी जो हीरो है, सारे दिग्गजों के साथ ये फिल्म बनाने का मौका मिला सर। और मैं इतना लकी था कि मैंने फिल्म शुरू की। कंप्लीट होने पर मार्च में मोदी जी ने ये मुद्दा लिया और मेरी सेंसर में जा रही थी उससे पहले सर मेरी 370 5 अगस्त को हटाई गई और वहीं पे मेरी सेंसर रोक दी गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस थी सर, मेरी फिल्म को काट के रख दिया, बोले कि ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। अच्छा ओके मैंने गवर्नर साहब के पास गया, मैं ट्यूबुलेंस में गया मैं दिल्ली से। मैंने प्रशांत जोशी से सर मैंने हाथ जोड़कर विनती की कि सर एक बार मेरी ये फिल्म देख लीजिए। मेरी फिल्म को दिल्ली में दिखाया गया, दिल्ली में फिल्म को एक डायलॉग सिर्फ काटा गया। ठीक है, मैंने कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं रहने चाहिए, वो डायलॉग काटा गया था। बाकी एज इट इज पूरी फिल्म सर हमें दी गई। और 13 दिसंबर को पूरी फिल्म हिंदुस्तान में सर 1500 थिएटर में लगी। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या थी। मेरे पूरे समाज ने मुझे सपोर्ट किया, आरएसएस के सारे लोगों ने, हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर फिल्म देखी सर। बीजेपी को मैं जो गिफ्ट देना चाह रहा था मैं अपनी तरफ से कि मेरे अपने हिंदुओं के लिए एक जो हिंदुस्तान के लिए, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि जिन लोगों के साथ हुआ वो सबके साथ हुआ है, लेकिन जो हिंदुओं के साथ हुआ, जो हकीकत में हुआ, वो मैंने दिखाया है। और उसके बाद कश्मीर फाइल्स बनी, मेरी फिल्म की कॉपी है कश्मीर फाइल्स, क्योंकि मेरी फिल्म कश्मीर फाइल्स 2019 में बनी सर और कश्मीर फाइल्स 2022 में आई। उन्होंने सर पूरी 22 में कोशिश आई की, जी ने और उन सब ने पूरी कोशिश की कि मुद्दा 370 को दबाया जाए। राकेश की फिल्म को, राकेश छोटा डायरेक्टर है, छोटी फिल्म है, हम आएंगे तो बड़े पैमाने पे आएंगे, लेकिन सर मेरी फिल्म ने ऑल ओवर 500 मिलियन क्रॉस किया सर। यूट्यूब, एमएक्स और सारे जितने भी इस पे थे, माय प्रोड्यूसर वाज हैप्पी एंड बोले कि मैं खुश हूं कि हमें थिएटर में और ओटीटी, और मेरी पहली फिल्म थी ओटीटी पे, क्योंकि 2020 में ही ओटीटी आ चुकी थी जब किसके पास फिल्में नहीं थी सर। तो जब मेरी फिल्म लगी थी सर, लोगों ने कश्मीर फाइल्स समझ के मेरी फिल्म को देखा है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स ओटीटी और यूट्यूब पे 2024 में आई थी, 2023 में आई 24 थी, में आई थी 23 तेईस में तो हाँ 23 में आई थी। तो मेरी फिल्म ऑल ओवर कश्मीर फाइल्स के नाम से लोग देख रहे थे और बहुत प्यार सर। आप जब उसमें देखेंगे लोगों ने जो ट्वीट किए हैं, एक मुझे एक सिपाही की तरह का कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो एक ऐसा मौका सर जो 370 करने का मिला है, और अभी जो करने जा रहा हूं सर, मैं देश के प्रति एक ऐसी बड़ी कहानी लिख रहा हूं सर। उसका नाम है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हाँ आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई सर पाकिस्तान ऑक्युपाइड। 370 किसी की हिम्मत नहीं थी सर। कहते थे कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान है तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, शाहरुख खान, सलमान खान, ये है वो है, ये जो एक तरफा जो है मुसलमानों का ये फिल्म लगने नहीं देंगे। मतलब मेरा भगवान है, मेरी ईमानदारी है और मेरे अपने जो चाहने वाले हैं, जो इंडस्ट्री है। तो 370 तो पहले मैंने बनाई, उसके बाद सब बनाने लगे। मतलब बाप तो मैं हूँ, मेरे जितने बेटे जिन्होंने बनाई है उनको मुबारक हो। अब पीओ के बनाने जा रहा हूं सर। आपका आशीर्वाद, आपके चैनल के व्यूवर्स का आशीर्वाद, आपके सारे लोग जो ये मुझे सुन रहे हैं, और मेरी आने वाली फिल्म पीओके के लिए जरूर वेट करें। 2026 में ये फिल्म रिलीज होगी सर। और इस साल मेरी 2 फिल्में आ रही सर। एक तो आ रही मेरी ब्लडी गेम और एक आ रही ब्लडी मेरी गेम लव, ब्लडी गेम और एक आ रही मेरी लव, सेक्स एंड लॉकअप। ये 2 फिल्में भी मेरी लॉकअप कंप्लीट है। या दो कौन है फिल्में जो स्टार कास्ट में कौन है वैसे सर। इन मैंने दोनों में जैसे आपको कहा कि मैं सारी न्यू कमर्स को लेता हूं नए सर, लड़के लेते हैं और न्यू कमर्स में मैंने सारी पैडिंग डाली सर, जबरदस्त। मैं फिर से असरनी साहब को फिर से ला रहा हूं एज अ पुलिस ऑफिसर, जैसे शोले में थे।
जैसे शोले ओके। में थे पुलिस ऑफिसर में वो आ रहे हैं और उनके साथ मेरे जो प्रोड्यूसर एक्टिंग कर रहे हैं भंवर सिंह पुंडीर फर्स्ट टाइम उन्होंने बहुत बड़ा किरदार निभाया। मुद्दा 370 में भी उन्होंने एक मौलाना पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है और इसमें एक सीबीआई ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं असरानी जी और मेरे प्रोड्यूसर भंवर सिंह पुंडीर जी। और इसमें सर उसके साथ साथ जरीना वहाब जी हैं। उसके बाद दूसरी फिल्म में मेरे साथ शक्ति कपूर जी हैं, मिलिंद गुनाजी जी हैं, सुदेश बेरी हैं, मुश्ताक खान साहब हैं। तो सर इन न्यू कमर्स के साथ इन जो दिग्गज एक्टरों की जब पैडिंग होती है तो एक सपोर्ट मिलता है और इन आर्टिस्टों से आशीर्वाद से ये छोटे बच्चे भी पूरी दुनिया में छा जाते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल। और हमें बहुत वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर ऑल द प्रोजेक्ट सर। थैंक तो यू, थैंक आगे यू। चलें, अगर राखी जी, की बात करें, तो आज जी। उनकी शादी है, नहीं है? ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ अभी मैं आपसे कि आज उनकी डोडी खान से शादी है, नहीं है? और अगर नहीं है तो कब है? सर आज तो ये इन्फॉर्मेशन है कि मौलाना साहब लगे हुए हैं पूरी तरह से अपनी लैंड और प्रॉपर्टी सब राखी के नाम करने के लिए। उनके बहुत सारे दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं कि हम राखी को यहाँ पर रानी बना के रखेंगे। एक तरफ डोडी खान है जो मुझे पूरा फेक लगता है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ राखी को यूज कर रहा है जैसे आदिल ने राखी को यूज किया नेम और फ्रेम के लिए। आप देख सकते हैं कि राखी के 20 मिलियन फॉलोअर्स और उसके सिर्फ 2 लाख भी नहीं उसके, शायद 3 लाख अभी हुए हैं, 3 लाख हुए हैं। तो वो भी इसको एक पब्लिसिटी स्टंट करके यूज करना चाह रहा है और एक ऐसे यूज करना चाह रहा है ताकि उसके फैंस बढ़े, उसके फॉलोअर्स बढ़े। आज उसने एक नया पेतरा डाला है कि मैं एक डायमंड की रिंग ले रहा हूँ राखी के लिए वैलेंटाइंस डे पे। सर ये एक तमाशा है, एक देश को झुकाने की कोशिश है, हमारे हिंदुस्तान को झुकाने की कोशिश है। पाकिस्तान के लोग समझ रहे कि राखी को हम फुसलाकर और जसलाकर इस तरफ लाएँगे और हम हिंदुस्तान का झुकाएँगे, ये होने वाला नहीं है सर। राखी एक देशभक्त है, राखी एक हिंदुस्तानी नारी है, राखी एक ऐसी लड़की है जो अपने देश को कभी झुकने नहीं देगी। मैं एक भाई के नाते मैं एक भाई के नाते, एक हिंदुस्तानी के नाते राखी से दरख्वास्त करूँगा कि तू जो भी कर रही है चलो ठीक है कि एक पब्लिसिटी अलग बात होती है, लेकिन एक पब्लिसिटी भी गलत हो जाती है कभी-कभी। आज हम हिंदुस्तान में हैं, हमारी फैमिली है, मेरी सिस्टर है उषा, उसके 2 बच्चे हैं, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर है, तो लोग किस नज़र से हमें देखते हैं ये भी तुझे देखना ज़रूरी है बहन। क्योंकि आखिर में हमें यहाँ पर रहना है, तुझे भी हिंदुस्तान में हाँ, ही रहना है। ये जो बिल्कुल, पब्लिसिटी बिल्कुल, है हाँ, ये सिर्फ़ थोड़ी कुछ वक़्त की है, लेकिन हाँ, कहीं ये हमारे प्रति, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई पाकिस्तान की तरफ जाता है तो उनकी फैमिलीज़ की पूरी तहकीकात होती है। उनके सही पीछे बात है। सर्विलेंस लग जाती है, उनके पीछे मेरी क्या बात हो रही है, राखी तो है दुबई में, लेकिन दुबई रहते हुए भी ये जो कर रही है, ये उसे अभी रोक देना चाहिए ताकि ये आगे ना बढ़े। क्योंकि हमारे जो आज हालात है, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने आज यूएस जाकर ट्रम्प से एक ही बात बोली कि ये जो टेररिज्म जो चला रहा है पाकिस्तान, इसे खत्म किया हुँ, जाए। जब मोदी जी खत्म इतना किया कह जाए। रहे हैं, मोदी जी आज फ्रांस में गए हैं, सारे बड़े जगह जाकर यही बात बोले हैं कि ये खत्म होना चाहिए, तो राखी को ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे मोदी जी का सर झुक जाए, हिंदुस्तान के हर शख्स का सर झुक जाए और हमारा सर झुक जाए, हमारी फैमिली का सर झुक जाए, ताकि हमें कोई गद्दार ना बोल सके, हमें कोई आज क्या हुआ मुझे बताइए ना। जो सानिया मिर्ज़ा वो भी रिटर्न आ गई, उसे भी यूज़ करके रिटर्न आ यूज़ एंड थ्रो किया गया। सलमा आगा जी, उन्हें भी यूज़ एंड थ्रो किया गया। आज सलमा आगा जी खुद बीजेपी के दफ्तरों में जाके मिनिस्टरों से मिल रही है, बीजेपी की तरफ से काम कर रही है। जब उनको नहीं बख्शा गया तो क्या है राखी? राखी बराबर, तू एक बहन होने के नाते, मैं एक भाई होने के नाते सिर्फ़ इतना कह सकता हूँ कि जो एक पब्लिसिटी थी, एक मज़ाक था, उसे अभी खत्म कर, क्योंकि वहाँ के लोग हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, हमें इतना झुकना पड़ रहा है। मुझे हर कोई जब पहले मिला करता था एक अलग नज़रिए से देखता था और अभी एक अलग नज़रिए से देखता है कि मुझे एक गद्दार का भाई की नज़र से मुझे लोग देखते हैं। एक देशद्रोही के भाई की नज़र से लोग देखते हैं और मेरे जितने हुँ, मेकर्स हैं, वो भी ये सोचते हैं कि यार इसके साथ काम करेंगे तो कल कुछ हो गया तो हमारी फ़िल्म बंद हो जाएगी। तो एक बंद हो मेरे जाएगी। काम पे भी फ़र्क पड़ेगा, मेरे मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं राखी, जो तुझे समझनी चाहिए। तो प्लीज़ एक हाथ जोड़ के मैं सिर्फ़ विनती कर सकता हूँ एक भाई के नाते कि हमारा भी करियर है, तू तो अपने करियर में बहुत आगे जा चुकी है, तुझे आज किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे मेरे देश की ज़रूरत है, मुझे मेरे बिल्कुल। देशवासियों की ज़रूरत है। मेरी ये जनता है जो मेरी आज तक जितनी फ़िल्में आई है, वो देखती है, वो उनका प्यार है। हुँ, उसी हुँ, हुँ। प्यार को मैं खोना नहीं चाहता हूँ कि मेरी और भी 3 फ़िल्में आ रही हैं।
तो अगर मैं देशद्रोही हो जाता हूं तो आज आप जानते हैं कंगना रनावत को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी बिल्कुल, फिल्म मुस्लिम्स नहीं देख रहे हैं। तो नहीं देख रहे हैं, हाँ। मैंने चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि इवन बीच में अक्षय जी ने कुछ गुटखा खाया था या कुछ प्लान कैंपेन किया तो हाँ, उनकी हाँ, फिल्म हाँ। लोगों ने देखना बंद कर दी थी। लगातार 3-4 फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई, हाँ। जैसे सलमान खान और विवेक ओबरॉय जी का हुआ था, तो विवेक ओबरॉय जी को तो इंडस्ट्री से आउट ही कर दिया था। तो आउट ही मैं कर नहीं दिया, हाँ। चाहता कि तेरे कारण या तेरी किसी हरकत के कारण मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मेरे मेरे व्यूअर्स मुझे देखना बंद कर दे, मुझे काम मिलना बंद हो जाए। अगर ऐसा हो तो मैं घर बैठ के क्या करूंगा? मेरे पास तो इतना बिल्कुल। पैसा नहीं है जितना तेरे पास है। तू तो रईस है, मैं गरीब डायरेक्टर हूं, मुझे रोज सर काम करना पड़ता है और वो काम रोजी करना। रोटी से मेरा घर चलता है। मैंने माँ को 30-35 साल मैंने रखा है सर। राखी तो हुँ। शादी करके, आपको तो पता है कि जब माँ बिटिया जब शादी हो जाती हाँ, तो ना उसके घर का पानी पिया जाता है, ना मेरी माँ वैसी थी, ना वो लड़की जाती थी, पराई हो मेरे जाती पापा है, भी नहीं हाँ। जाते थे, ना मेरे पापा जाते थे, ना मेरी मम्मी जाती थी, राखी खुद आती थी। और सर 35 इयर्स मैं खुश हूँ कि मैं माँ को रख सका, मेरी फैमिली ने रखा, और मैं खुश हूँ कि मेरे आंखों के सामने माँ को जाते हुए भी देखा। लेकिन आज बिल्कुल। जो राखी कर रही है, वो माँ को भी बहुत ठेस पहुँचती होगी। दुःख देगा, हाँ, हाँ। एक ठेस तो हमारा बहुत पहुँच चुकी, क्योंकि तूने आदिल से शादी की थी। आदिल की वज़ह से माँ जो बीमार हुई, आदिल की वज़ह से माँ मरी, आदिल की वज़ह से माँ को तकलीफ हुई, जो तुझे वो मारता था, सब कुछ करता, माँ को पता था, लेकिन हम तक आने नहीं दिया माँ ने। उसी गम में घुट-घुट के माँ मरी है। तो आज माँ जाने के बाद तो माँ को थोड़ी-सी शांति मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब तू छोड़ दे, एक अच्छे लड़के के साथ शादी कर, एक अच्छे हिंदुस्तान, हाँ, पूरे हिंदुस्तान के लोग आज बोल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम राखी देर से शादी करना चाहते हैं, कितना शादी कर्जा है करना तेरा, चाहते कितना हैं। पैसा चाहिए तुझे? हिंदुस्तान में जब सब कुछ है तो क्यों पाकिस्तान जाना? पाकिस्तान जाके बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ तुझे नफ़रत मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ तुझे बद्दुआएँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ तुझे रिटर्न ही आना होगा। तो जब पता है कि वहाँ पर ज़ुल्म है, वहाँ पर दहशत है, वहाँ पर तुझे सिर्फ नोचा जाएगा। एक बार तू इस दौर से गुज़र चुकी है, फिर से उस दौर से मत गुज़र। आदिल ने तुझे पूरा लूटा है, जो पैसे खाए, जो तेरी आज हाँ। अ, जो तेरी ये हालत हुई है, तू खुद रो रही है कि हुँ। मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया गया, जब टॉर्चर हुआ तो तू सोच पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? वो तो कट्टर है क्या हिंदुस्तान करेंगे? से। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ बिल्कुल। इस मैसेज के द्वारा आप रिक्वेस्ट, मैं सारे हिंदुओं को, सारे मुसलमान को हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लिखिए राखी के पोस्ट पे, उसे समझाइए, उसे हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि प्लीज़ एक भाई के नाते, एक फैन के नाते, एक फैमिली के नाते राखी को रिटर्न लाया जाए और हिंदुस्तान में फिर से हमारी रानी बना के रखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आदिल खान की अगर बात करें सर, तो उन्होंने रिसेंट में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आदिल खान जी लड़कों को पसंद करते थे और अननेचुरल कुछ तरीकों से संबंध बनाते थे उन लड़कों से और लड़कियों से। आदिल खान जी अच्छे नहीं थे। ऐसे उनका कहना है। तो इस पे यही तो आपका क्या बात कहना है कि ये इतना यही तो संगीन बात अपराध। यही हुँ, यही बात राखी को जब पता चली थी कि उसके हुँ, पीछे भी हुँ। उसके अफेयर्स है, जब उसका मोबाइल देखा गया, उसके पास न्यूड फोटोज थे लड़कों के, लड़कियों के, तो उसी पे लड़कों के, हाँ। शायद केस भी हुआ है। और जब जब तुझे सब कुछ पता था, लेकिन एक लड़की जो औरत होती है वो हमेशा समेट के कि मेरा घर बंधा रहे, मेरी फैमिली को नहीं पता चले। राखी ने अपनी पूरी कोशिश की थी बिल्कुल। संभाल के रखने की। जब तक माँ थी तब हुँ, तक चुप थी। जिस दिन माँ गई उस दिन वो फूट फूट के रो पड़ी कि माँ, वो बड़ी मैं थी, हाँ। आज अपनी फैमिली को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं अब नहीं रख हुँ, सकती क्योंकि अब तक तुमने छुपा के रखा। तू घुट के समेट के अपने आप को मतलब इतना रो के तब राखी ने अपने पूरे मार्क्स दिखाए। उसे कहाँ-कहाँ मारा गया हुँ, था, उसे कहाँ नोचा गया था, उसके साथ क्या-क्या करता था। इतना बुज़दिल लड़का, बुज़दिल, हुँ, जिस तरह से आज मैं उसको प्रमोशन नहीं देना चाह रहा हूँ, उसको पब्लिसिटी नहीं देना चाह रहा हूँ। लड़कियों को शर्म आनी चाहिए, इस लड़के को शर्म आनी चाहिए जो हरकत की है उसने। उसको तो हुँ, हुँ, हुँ। सरे बाज़ार मतलब गधे पे बिठा के काला मुँह करके उसको तो घुमाना चाहिए था। मैं उसको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत पब्लिसिटी लूट चुका है, बहुत पैसे लूटे उसने राखी के। आज वो जो कुछ भी है वो राखी की बदौलत है। आज वो जो बिल्कुल। आदिल नाम आता है ना वो राखी की बदौलत आता है। तो उसने उसको यूज़ करना था, यूज़ किया और हम उसे और पब्लिसिटी नहीं देना चाहते। ऊपर वाला है, आज ही उन्होंने ऊपर वा एक वीडियो डाला है एक लड़की के साथ। ऊपर वाले की लाठी हुँ, बहुत बड़ी होती है सर। जब वो बड़ी लाठी होती है, मारता हाँ। है ना, तब कुछ नहीं रहता। इसका जो ये गंदापन है, इसका जो अननेचुरल सेक्स है, ये इसे ले डूबेगा एक दिन। बिल्कुल। आज भी अगर मैंने देखा तो उन्होंने आज भी एक कोई वाइफ़ थी उनकी या गर्लफ्रेंड थी, आई डोंट नो।
बट उनके साथ वीडियो डाला, बहुत खुश है। एक दूसरे इंसान को खुशी करके आज वो तीसरे इंसान के साथ खुश है, जो कि गलत है। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो खुश रहे, वो लड़की खुश रहे, और जिस तरह से राखी को टॉर्चर किया वो टॉर्चर ना करे। चलो राखी तो उसे माफ कर चुकी, उसको छोड़ चुकी, जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन हाँ, गद्दार हमेशा गद्दार ही होता है सर। मुझे पता वो है तो है। कि कुछ दिनों बाद, सालों बाद आपको ये भी पता चलेगा, इसको भी इनका काम है लव हाँ, जिहाद करना सर। इनका काम है मासूम हिंदू लड़कियों को फंसाना। इनका काम है आज योगी जी और मोदी जी जो कर रहे हैं ना लव जिहाद का, इनके लिए तो ऐसी सजा होनी चाहिए सर। ये जो लव जिहाद कर रहे हैं हिंदू लड़कियों को फंसा कर उनके पैसे पे अय्याशी करते हैं। इसका बैंगलोर में केस है, इसका साउथ में केस है, इसका बॉम्बे में केस है, हर जगह राखी का पैसा लूटने वाला ये शख्स आज जो ये दिखा रहा है ना पैसे, जो राखी के 3 करोड़ रुपए इसने लिए फ्लैट बेच के, तो ये पैसे पे इस लड़की को कितना वक्त रहेगा सर ये पैसा रखने में? वो पैसा तो है। किसका हुआ है? पैसा हाथ का मेल है सर। नहीं, जब रोड पे आएगा ना सर, यही लड़की उसको लात मारेगी और कहेगी भाग, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। बहुत तब दिक्कत जैसे है। तू लोगों को यूज करता है, तुझे भी पता चलेगा कि जब औरत यूज करती ना, तब बच्चे हर किसी का वक्त आता है। वक्त आता, बिल्कुल, बिल्कुल। सर जी आगे बात करें, राखी का स्वयंवर नाम का एक शो था। क्या ये स्क्रिप्टेड शो था, पब्लिसिटी थी, या सच में राखी जी को इंटरेस्ट था शादी करने में? सर, उस वक्त राखी का बहुत बढ़िया एक शो चल रहा था और फिल्म चल रही थी, तो राखी बहुत फेमस थी। और जब बिल्कुल। ये पहली बार राखी का स्वयंवर आया, तो राखी सही में सोची थी कि क्या सही में मुझे अच्छा लड़का मिलेगा, मेरी शादी होगी। और उसको लग रहा था कि ये एक जेन्युइन चीज थी और एक जेन्युइन शो था। और जितने भी लड़के कॉन्टेस्टेंट्स में आए थे सारे जबरदस्त थे, एक से एक थे। लेकिन जो फाइनल एक में से आया था एक वो लड़का गरीब था, उसको दिखाया गया अमीर। बिल्कुल, तब पता चला कि सब स्क्रिप्टेड था सर। राखी बहुत स्क्रिप्टेड मायूस था। हुई। राखी बहुत मायूस हुई क्योंकि राखी को लगा कि मैं इस स्वयंवर के बाद मुझे एक ऐसा लड़का मिलेगा जो मेरी सही में शादी होगी, जैसे राहुल ने किया। डिंपल एक अच्छी लड़की राहुल थी, महाजन, हाँ, राहुल महाजन के हाँ, पास पैसा था, डिंपल अच्छी लड़की थी, उनकी शादी भी हुई, वो एक जेन्यून था। हाँ। राखी को भी लगा मुझे एक राहुल जैसा लड़का मिलेगा जिसके पास पैसे होंगे, क्योंकि वो गरीब लड़की है। गरीब घर से एक गरीब लड़की हमेशा सोचती कि मुझे एक ऐसा लड़का मिले जिसके पास थोड़े पैसे हो, जो मुझे खुश रह सके, मैं कंफर्ट मेरे बच्चे, की करूँ, मैं हाँ। कंफर्ट में रहूं, मेरे बच्चे कंफर्ट में रहे। तो एक हर लड़की की ख्वाहिश होती है। तो राखी ने क्या गलत सोचा था? लेकिन जो लड़का फाइनल में आया था वो एक गरीब लड़का था, वो एक वेटर था, उसे इस तरह से दिखाया गया था। तब हमें पता चला ये सिर्फ शो है, ये सिर्फ स्क्रिप्टेड थी सर। ओके। और राखी जी को, राखी में उनको क्रिटिसाइज किया गया था बहुत, मतलब जो है जब उनकी आदिल से शादी हुई थी, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। इस पे क्या कहना है आपका? सर बहुत गलत हुआ था सर, ये बहुत गलत हुआ। आज भी वो जो कर रही है, चलो आपका जब ब्रेक ऑफ हो गया है, आपकी शादी टूट चुकी है, लड़के ने शादी कर ली है, फिर आप अपने मजहब में आ जाओ। आप क्यों दो दो तरीके कर क्यों करना चाह रहे हो? बहुत बहुत दुख होता है सर। मैं एक भाई होते हुए मैंने मम्मी को दफनाया है। मम्मी की इच्छा थी, मम्मी क्रिश्चियनिटी पसंद करती थी, मैं जीसस के बिलीव पास करती जाती थी, हाँ। थी, चर्च में जाती थी। माँ ने कहा था मेरे शरीर को जलाना मत, मुझे बहुत दर्द होगा। दफना देंगे। मैंने भी राखी और हमने फाइनली डिसाइड किया कि माँ की जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी की जाए। हमने दफनाया, लेकिन मैंने वो पूरी जो हिंदू की जो प्रथा होती है, पिंडदान होता है, मैंने पूरा किया सर। मैंने जाकर हरिद्वार में वो जो सारे जो हिंदू समाज के हिसाब से जो भी होता है मैंने पूरा किया। एक हिंदू होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया। मेरी माँ का मैंने पूरा एक जो आखिरी इच्छा थी वो भी पूरी की। मैंने जो हिंदू समाज के हिसाब से जो भी होता है सर मैंने पूरा किया। और मैंने हिंदू होने का पूरा फर्ज निभाया और हमेशा हिंदू ही मरूंगा सर। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं ना ये एक्सेप्ट करूंगा कि राखी अगर कभी पाकिस्तान गई तो मैं पूरे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। हमारी पूरा खानदान ने कह दिया है कि जिस दिन राखी ने पाकिस्तान के सरजमी पर पैर रखा और वहां गई, हमने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर हम सोचेंगे कि एक कोई था हमारे शरीर का हिस्सा, वो आज कट गया और अलग हो गया। तो आपके पास अभी ये अपडेट है कि राखी जी बहू पाकिस्तान की बनने वाली हैं या नहीं बनने वाली हैं? इस पे कुछ सर क्लैरिटी है आपके पास? मुझे तो यही लगता है कि सर जो ये अभी चल रहा है ये कुछ तो कुछ पक रहा है। और अगर ये पाकिस्तान में शादी करती है, जो अभी जो लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये शादी करेगी तो वो उसे दुबई लेके आएगी। तो ये जो उसका दुबई में रहने का जो चल रहा है, क्योंकि उसको ऑलरेडी दुबई गवर्नमेंट ने गोल्डन वीजा दिया है, तो वहां पर उसको जो फैसिलिटीज मिल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सर जो मेरी
अपनी बहन को जो मैं जानता हूँ, राखी को मैं जितना जानता हूँ सर, मैं जितना राखी को जानता हूँ कि जब मैंने मुद्दा 370 में जब उसको एक पाकिस्तानी लड़की का जो गाना दिया था, जो आशा भोसले जी ने मेरी फिल्म के लिए गाया था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर कि बड़ी मेरी बात म्यूजिक है, हाँ। कंपनी के लिए आशा भोसले जी, लता जी ने भी गाया मेरे लिए। तो वो जो गाना था, हम्म, आइटम सॉन्ग, राखी सावंत एंड आशा भोसले, फर्स्ट टाइम। तो उस गाने हम्म, में राखी ने पाकिस्तान का झंडा अपने सीने से लगाया था, बहुत वायरल हुआ था, तो सब पूछ रहे थे ये क्या है, क्या है। बाद में पता चला कि राकेश सावंत की फिल्म आने वाली मुद्दा 370 है, जहां पर का पाकिस्तानी एक्ट्रेस का रोल निभा रही है वो एक अलग चीज है कि वो फिल्म है, फिल्म एक किरदार है, फिल्म एक किरदार है, फिल्म हिंदुस्तान पाकिस्तान की हर कोई बना रहा है। बॉर्डर भी बनी, सर गदर भी बनी, तो मेरी भी मुद्दा 370 एक फिल्म ऐसी है, ठीक है। लेकिन हकीकत में मुझे नहीं लगता कि कभी राखी पाकिस्तान जाएगी और पाकिस्तान से शादी करेगी। हाँ, मैं जानता हूं इस चर्चे में, ये जो हो रहा है, इसमें राखी को एक ऐसा लड़का जरूर मिलेगा हिंदुस्तान का या फॉरेन का या कनाडा का, यूएस का, या कोई एक ऐसा बंदा मिलेगा जो उससे सही में प्यार करेगा और शादी करेगा और उस देश हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं जाएगी सर। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। और जी, आगे अगर बात करें, अभी राखी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है रणवीर इलाहाबादिया वाले इंसिडेंट के बाद कि उदित जी, जी ने एक फैन को किस किया कॉन्सर्ट में, हम्म, ठीक है? जी, उदित जी ने किस किया, इसके पहले एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने शिल्पा शेट्टी को किस किया था। वो जी, मुद्दे पे इतना हम लोग नहीं भड़कते हैं। अब रणवीर जी, इलाहाबादिया का जो मुद्दा हुआ है उन पे सब लोग भड़क रहे हैं। तो राखी जी। जी का ये कहना है कि ये एक शो को टारगेट किया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है सर? बहुत गलत है सर। देखो, एक एक फैन को किस करना है एक अलग होता है। उदित नारायण जी इज अ लवर बॉय। उदित नारायण जी ने जो गाने गाए हैं, शायद ही मेरी माँ, मेरी बहन, जो उस टाइम की जो ऑडियंस है, 70s 80s 90s की, उनके फैन है, आज भी उनके फैंस है। तो एक फैन का किस करना एक अलग बात है। जो दूसरे सिंगर है उनका भी फैन का किस करना एक अलग बात है। फैन और सिंगर अलग है, लेकिन एक शख्स जो अपने माँ बाप को नंगा कर रहा है, एक मतलब ऐसे ऐसे शब्द, एक एक माँ बाप के बारे में बोलना, जो आपकी छवि है, जो माँ बाप एक आपके मतलब पुरखों का मतलब एक आता है सब, तो आप उनको नंगा कर रहे हैं। ये कोई समझदारी की बात थोड़ी हुई कि आप अपने लोगों को, आपके मॉम और डैड के सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। थू है ऐसी लड़की पर। मैं तो राखी के इस बयान पर मैं कहता हूं कि तुझे ये बयान रिटर्न लेने चाहिए, और उसे, उस लड़की के तो अगर मैं होता तो पहले तो दो कान के नीचे लगाता। साले, तू हिंदुस्तान के बच्चों को क्या बताना चाहता है? तू क्या सिखाना चाहता है? तू आज यंगस्टर्स अगर ये सब चीज देखने लगे, ये सब करने लगे, मैं तो सल्यूट करता हूं कि हमारे सीएम फडणवीस साहब ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस शो को जल्द से जल्द बंद किया जाएगा, और ऐसे शोज नहीं चलने चाहिए। इस पर भी सेंसर लगना चाहिए, ताकि आज के जो यूथ है, आज के जो जवान है, वो गलत रास्ते पे ना जाए सर। बिल्कुल। सर, इससे आगे अगर बात करें, आज टीवी इंडस्ट्री रेगुलेटेड है, उनके ऊपर आईएनबी मिनिस्ट्री है, और थिएटर के ऊपर सेंसर है। यूट्यूब और ओटीटी पे कोई सेंसर ही नहीं है, कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। मतलब शर्म शर्म की हद पार कर दी है लोगों ने। क्या कहना है इस पे आपका? सर, इसीलिए हमारे जो हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो एसोसिएशन है, एसोसिएशंस ने सर अपील डाली है कोर्ट में। हमारी अपील चल रही है कि यूट्यूब को बैन किया जाए इंडिया में। सर, बैन किया जाए, ओटीटीज हाँ। ओटीटीज को, सर न्यूडिटी इतनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी कि आज लोग, सर आज फिल्म देखने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उनको इतनी न्यूडिटी हाँ। मिल रही है, और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। पुलिस तो तमाशा देख रही है, पुलिस के पास पैसे पहुंच जाते हैं। अल्ट महाराज की इतनी न्यूडिटी आ रही है, एमएक्स प्लेयर की न्यूडिटी आ रही है। आज आप यूट्यूब पे देखो, जो गुजरात में छोटे छोटे चैनल्स हैं सर, आप यू कैन नॉट बिलीव, पॉर्न इज सप्लाइंग लाइक ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इंडिया में ये नहीं होता था पहले, अब इंडिया में होने लगा है। और वहीं अगर दूसरी ओर देखे तो कांति शाह किशन शाह करते थे तो उनको पूरा बदनाम कर दिया, या कोई नया मेकर करता था उनको बदनाम किया जाता था। आज तो धड़ल्ले से सब ये हो रहा है। सर आज तो धड़ाले से हो रहा है। इसलिए तो हम ये कह रहे हैं कि सर ओटीटी पे तो सर मोदी जी ने और बीजेपी ने बैन लगा दिया है कि जब तक आपकी फिल्म सेंसर नहीं होगी तब तक ओटीटी पे नहीं आ सकती है। वहां पर रोक लगा दी गई है। उल्लू ने अपना चैनल चेंज कर दिया है, 2 चैनल्स आ गए उनके नए, उसने भी थोड़ा थोड़ा कम करके, अब सब डरे हुए हैं। लेकिन यूट्यूब को रोकना बहुत जरूरी है सर। अगर यूट्यूब रुकेगा जरूरी है। तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, वरना ये खाक में मिला देंगे हिंदुस्तान के आगे आने वाली जनरेशन विल बी वेरी वेरी टफ टू हैंडल सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और अगर आज की अगर बात करें, आज के डेट की, तो मूवी बनाना और उसको रिलीज करना कितना डिफिकल्ट है। मतलब बना तो चलो लेंगे, लेकिन रिलीज कहाँ करेंगे और क्या प्रोसेस है इसका? थोड़ा इस पे जानकारी चाहिए सर आपसे।
सर आज के टाइम पर सर अभी भी हम लकी हैं कि साउथ के थिएटर्स हैं सर। तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में आपके पास थिएटर्स हैं सर। और कुछ कुछ थिएटर्स दिल्ली में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है। तो आज भी सरवाइव करने के लिए जब एक फिल्म बन जाती है तो एक कम बजट में 25-30 लाख में आपको 150 से 100 थिएटर्स मिल जाते हैं सर। जो मिराज सिनेमाज है, फन सिनेमाज है, सिनेपोलिस है। बराबर। जरूर नहीं कि पीवीआर आइनॉक्स हो, वेव सिनेमा है सर, डीटी सिनेमाज है। बहुत सारे ऐसे सिनेमाज हैं जो मिल जाते हैं तो उसमें भी अच्छी कलेक्शंस हो जाती है सर, जिससे आपकी फिल्म सरवाइव कर सकती है। अगर आपकी फिल्म में दम है तो आप एक थिएटर में लगा के भी चला सके, अगले हफ्ते से वर्ल्ड वाइड आपकी फिल्म निकल जाती है। अगर आपकी फिल्म में दम नहीं है, आप 500 थिएटर में लगा दो, अगले दिन उतर जाएगी सर। आपकी फिल्म में दम होना चाहिए। आपकी फिल्म में देखो सर, अगर सनम तेरी कसम 9 साल बाद रिलीज हुई है तो उस फिल्म में दम था तो चली है। आज रणबीर कपूर की फिल्म रिलीज हुई, री रिलीज तो उस फिल्म ने 70 करोड़ का धंधा किया री रिलीज में, जो बड़ी बड़ी फिल्म नहीं कर पा रही है। नहीं कर पाएगी, हाँ हाँ। तो अगर फिल्म अच्छी है तो सर डेफिनेटली चलेगी। और आज भी जो प्रोसीजर है, अच्छे इन्वेस्टर्स आए बॉलीवुड में, आज भी जरूरी नहीं है कि आप 50 करोड़ लगाओ, 100 करोड़ लगाओ, 200 करोड़ लगाओ सर, 2-3 करोड़ में भी अच्छी फिल्म बन जाती है। और बहुत बड़ी बात यह है कि सर बीजेपी गवर्नमेंट इतनी अच्छी सब्सिडी दे रही है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट सर, मैंने 5 फिल्में बनाई उत्तराखंड गवर्नमेंट में और मुझे 5 फिल्म के लिए 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ ऐसी सब्सिडी मिल जाती है। तो एक प्रोड्यूसर को एक हेल्प हो जाती है कि भाई चलो 70% पैसा तो हमें यहाँ से मिल गया, बाकी ओटीटी दे हाँ, देता है, सैटेलाइट दे देता है, OTT और जो भी हाँ थिएटर हाँ से आता है हाँ, वो प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या नुकसान है प्रॉफिट सर? हो जाता है। तो ये जो सब्सिडी का जो रूल गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जैसे यूपी में मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है, झारखंड, हाँ, छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो मैंने आजकल ये डिसाइड किया कि मैंने सारी फिल्में मैं उत्तराखंड में बनाता हूं सर, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट 3 करोड़ सब्सिडी देती है। जब उत्तराखंड गवर्नमेंट 3 करोड़ से सब्सिडी देती है तो अगर आप 5 करोड़ की फिल्म बनाते हैं तो आपको वहां से 2 करोड़ की सब्सिडी मिल जाती है। आपकी ओटीटी डिजिटल सैटेलाइट 2 करोड़ में चली जाती है। आप 2 आपका करोड़ मिल जाती है। हाँ, तो मतलब ये एक ब्रेकअप में आपकी फिल्म का रिकवरी हो जाता है। तो बहुत आसान हो जाता है सर एक फिल्म को सरवाइव करना और एक प्रोड्यूसर को सरवाइव करना। आप सोचो सर, मेरे जो प्रोड्यूसर है भंवर सिंह पुंडीर, उन्होंने मेरे साथ 4 फिल्में बनाई। अगर उनको प्रॉफिट नहीं होता मुद्दा 370 में, तो क्या वो ब्लडी गेम बनाते मेरे साथ? क्या वो मेरे साथ नहीं, लव सेक्स एंड लॉकअप बनाते? क्या वो मेरे साथ जादू टोना बनाते? 4 फिल्म बनाई उन्होंने, क्योंकि उनको उत्तराखंड गवर्नमेंट से अच्छी सब्सिडी आ रही है, थिएटर से अच्छा पैसा मिल रहा है, ओटीटी जितने हैं वो सारे पैसे दे रहे हैं, तो सेफ है। इस तरह से पिक्चर का बैलेंस हो जाता है सर। और अभी आज के डेट में मिनिमम बजट, अगर लो बजट की मूवी, अगर लो बजट की मूवी बात करूं तो मिनिमम क्या है बजट? सर मैं फिल्म बनाता हूँ मिनिमम बजट में 2.5 से 3 के अंदर बना देता हूँ सर मैं, जिसमें मैं 3 ओके, लैंग्वेज बनाता हूँ सर मैं, हिंदी, तेलुगु और तमिल। मैं तमिल के तमिल। एक्टर लेता हूँ, मैं तेलुगु के एक्टर लेता हूँ, जैसे तमिल का विलन हो गया, तेलुगु का कॉमेडियन हो गया, हिंदी का एक्टर, ऐसे 7-8 एक्टर्स को लेके, उसमें यंगस्टर्स को लेके मैं 3 लैंग्वेज की हाँ, फिल्म बनाता हूँ। एक टाइम पे 3 शॉट्स लेता हूँ ताकि साउथ में भी थोड़ा पैसा निकल जाए, तेलुगु में, निकल तमिल जाए। में, कन्नड़ में, मलयालम में और हिंदी में। तो जब ये सब वेरिएशन होता है तो सर ये इतने बजट में बन जाती है। 2 करोड़ आपको सब्सिडी मिल जाती है, ओटीटी डिजिटल सैटेलाइट आपको 1.5-2 करोड़ दे देती है, तो पहले से प्रोड्यूसर 50 लाख प्रॉफिट में होता है। थिएटर से जो भी आया वो प्रॉफिट है। तो इस तरह से मैं प्रॉफिट एक है। स्मॉल बजट की फिल्म बनाता हूं सर। ठीक है। आपकी मूवी विनाश काल के बारे में कुछ बताइए। सर विनाश काल एक ऐसी फिल्म है सर जो मैंने अपना खुद का पैसा लगाया सर, के जब मैं हमेशा देखता था क्या मेरे प्रोड्यूसर जो है, मैं एज ए डायरेक्टर मुझे जो फीस मिल जाती है 25-30 लाख की, उसमें तो मेरा घर चलता है। तो मैं प्रोड्यूसर घर कब चलता है। बनूंगा, मैं प्रोड्यूसर कब बनूंगा? बराबर। और मैं मेरी माँ का नाम रोशन करना चाहता था सर। तब मैंने अपना बैनर खोला, जयाज फिल्म्स। मैंने हर चीज अपनी माँ क्या? के नाम से की है। आपने देखा होगा जयाज फिल्म्स है, जयाज म्यूजिक है, तो सब कुछ मैं हाँ, अपनी माँ के नाम से करना चाह रहा था। तो ये मैंने फिल्म शुरू की थी सर 2016 में। और सर मैंने अपना पैसा लगा, जैसे जैसे मैं डायरेक्शन करता था थोड़ा पैसा मुझे मिलता डायरेक्शन का, तो मैं अपनी फिल्म की शूटिंग करता था। तो मैंने पूरी फिल्म राजस्थान में बनाई, बॉम्बे में बनाई, ऐसे करते करते सर 2018 में, 2019 में सर फिल्म रिलीज हुई और मुझे सब्सिडी भी मिली। और मैं ऐसे करते करते मैंने एक मेरी प्रोडक्शन हाउस शुरू हो गई सर। अब मेरी जो फिल्म आ रही है जादू टोना, ये भी मेरी होम प्रोडक्शन है। उसके बाद मेरी 2 फिल्में और फ्लोर पे जा रही है। मेरे होम प्रोडक्शन में ऐसा हो गया कि सर मुझे मौका मिल गया 1.5-2 करोड़ फिल्म बनाने का, तभी मेरी जयाज फिल्म्स की और विनाश काल की शुरुआत हुई सर। ओके, ओके। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप एक्साइटेड लग रहे हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके बारे में कुछ जी सर। बताइए सर। लास्ट सर क्वेश्चन है मेरे ये। हाँ, सर ईद में मेरी फिल्म आ रही है, मैं सलमान सलमान खान के सामने आ रहा हूँ सर, ब्लडी गेम लेकर, मेरे क्योंकि कोई बड़ी फिल्म आएगी नहीं,
क्योंकि सलमान खान जी को लोग देखने बाहर निकलते हैं सर, इंडस्ट्री बाहर निकलती है, मुस्लिम्स बाहर निकलते हैं, उनका 10 दिन का जो वो त्योहार होता है, उनकी जो एंजॉयमेंट हाँ। होती है, तो उसमें जब एक बार सलमान को देख लेंगे तो दूसरी बार तो सलमान को देखने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो उनको दूसरी फिल्म तो चाहिए। बराबर। तो हाँ। जब एक छोटी फिल्म होती है सर, मैं जब आपको ब्लडी गेम का, जब मैं आपको कौन से बताऊंगा ना सर, जब ब्लडी गेम का पोस्टर देखोगे ना सर, आप सलमान खान की फिल्म को भी भूल जाओगे। एक ऐसी फिल्म आ रही है जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं बनी सर। आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा, रॉन्ग टर्न, हॉलीवुड में रॉन्ग टर्न सुना होगा सर। हाँ हाँ हाँ। और एक वहां पर बहुत बड़ा सीरियल आता है सर्वाइवल्स। ओके ओके। तो इनको तोड़ के जोड़ के मैंने रॉन्ग टर्न बनाई, इंडियन रॉन्ग टर्न फिल्म आ रही सर। आप सोचो, एक जंगल की फिल्म है सर, 5 ओके। कपल्स है, 5 कपल्स है, और एक अलग ही टाइप की फिल्म होगी सर। बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए, मैं पोस्टर लॉन्च करने वाला हूं, और होली में इसका टीजर और गाने लॉन्च होने वाले हैं, और ईद में आपके सामने पेश लेकर आ रहा हूं सर ये फिल्म ब्लडी गेम। उसके बाद आएगी मेरी लव सेक्स एंड लॉकअप, जिसमें असरानी जी, मिलिंद गुना जी, जरीना वहाब, न्यू कपल, एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। उसके बाद आएगी सर मेरी पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसके बाद सर मेरी एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही 2027 के लिए, मैं बना रहा हूँ योगी राज। योगी जी के लिए मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, योगी जी पे आधारित है। योगी जी के 10 साल के कार्यकाल और उनकी जो जब से वो जन्मे हमारी धरती पे, एक हमारा सूरज है, वो एक ऐसे लल्ला है जिसने पूरी यूपी को अपने हाथ में इस तरह रखा है कि आज पूरी दुनिया उनको सल्यूट करती है। तो योगी जी के लिए एक फिल्म बना रहा हूँ समय, योगी राज, जो 2027 इलेक्शन से पहले आएगी आपके लिए सर। ओके ओके। तो सर अगर आप मुंबई आते हैं तो हमें बुलाइए, हम आपसे मुलाकात करेंगे और मूवीज के लिए बात करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाला। इट्स ड्रीम कम ट्रू टू मीट यू एंड थैंक यू इंटरव्यू सो यू। मच, फिर थैंक यू सो मुलाकात मच, होगी सर। थैंक यू। थैंक यू।